हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप लोग इन कहानियों को कब सुनना पसंद करते हैं, जिनमें से लगभग 80% लोगों का ये जवाब था कि वो रात में सोते समय इन कहानियों को सुनते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना काम करते समय इन कहानियों को सुनते हैं। दोस्तों, इन कहानियों को सुनने का असली मजा तभी आता है जब आप इन कहानियों को सुनते हुए मन ही मन इन कहानियों को इमेजिन भी करें। आपको ऐसा लगे कि आप उन बहादुर शिकारियों के साथ खुद जंगल में आदमखोर के शिकार पर हैं। शिकारी आगे आगे चल रहा है और आप उसके पीछे हैं। तब आपको इन कहानियों को सुनने का मज़ा और आएगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को रामनगर नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रिंगोड़ा नामक गांव की एक महिला के बाघ द्वारा मारे जाने की खबर बताई थी। उससे 1-1.5 महीने पहले भी इसी बाघ ने एक और महिला को अपना शिकार बनाया था। ये बाघ अभी तक उन्हीं लोगों पर हमला कर रहा है जो जंगल में घास काटने या फिर लकड़ी बीनने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को जंगलों में जाने के लिए मना किया जा रहा है। उसके बाद भी गांव के लोग जंगलों में जा रहे हैं। इन दर्दनाक घटनाओं के रोकथाम के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बहुत जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक ये बाघ पकड़ में नहीं आए हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद कुछ लोग गाड़ी में बैठकर बाघ को ज़बरदस्ती उकसाते हुए दिखे थे, जिसका वीडियो भी मैंने इस चैनल पर डाला था। कुछ लोगों की गलतियों के कारण ही बाघ और लेपर्ड आक्रामक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये बाघ भी अगर पकड़ में नहीं आया तो ये रास्ते पर आने जाने वाले लोगों पर भी हमला कर सकता है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो खुद तो वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन उनके इस करनी का खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी जंगली जानवर को उकसाने की कोशिश ना करें। बाकी इस आदमखोर टाइगर के बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अब आज की सुपरहिट कहानी पर आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है जोशीमठ का आदमखोर। उत्तराखंड में हमारे हिंदू धर्म के कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, कर्णप्रयाग इत्यादि हैं। साल में 2 बार इन जगहों पर धार्मिक यात्रा शुरू होती है और बर्फ़ गिरने और बारिश पड़ने के समय ये यात्रा बंद करा दी जाती है। इसी तरह एक यात्रा बद्रीनाथ से होते हुए विष्णुप्रयाग तक जाती है। रास्ते में बलदौड़ा नाम की एक जगह पड़ती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल है। इस पुल को विष्णुप्रयाग पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना आज से लगभग 15 साल पहले यानी कि साल 2010 की है। उस साल के नवंबर महीने की 8 तारीख तक धार्मिक यात्रा बंद हो चुकी थी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है और सभी रास्ते बर्फ़ के कारण बंद हो जाते हैं। इसलिए नवंबर महीने की 8 तारीख को ही ये यात्रा बंद कर दी गई थी। यात्रा के बंद होने के ठीक 4 दिन बाद मतलब के 13 तारीख को एक औरत अपने पालतू जानवरों के लिए घास काटने इसी पुल के पास गई हुई थी, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। इससे पहले भी ये औरत कई बार अकेले ही जंगलों में घास काटने जाती थी, क्योंकि इससे पहले उस जगह पर किसी भी आदमखोर का डर नहीं था। उस दिन भी इस औरत ने पुल के दाहिने तरफ ढलान में घास काटना शुरू ही किया था, तभी इसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई इंसान या जानवर पुल से नीचे की तरफ आ रहा है। इस औरत ने खड़े होकर देखा तो उसे पुल की तरफ से कोई भी इंसान आते हुए नहीं दिखा और ना ही उसे कोई जानवर दिखा। उसके मन में एक शंका तो पैदा हुई कि कोई इंसान या जानवर इस तरफ आ रहा है, लेकिन वो फिर से झुककर घास काटने लगी। वो नहीं जानती थी कि एक बड़ा सा लेपर्ड जब वो महिला इस तरफ आ रही थी, तभी इस महिला के पुल पार करने के बाद से ही ये लेपर्ड उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच चुका था। लेपर्ड ने इस महिला को पुल पार करते हुए देख लिया था। वो जानता था कि यह औरत घास काटने के लिए जा रही है। इस औरत को अकेले जाते देख उसके अंदर का आदमखोर जाग गया। वहाँ पहुँचने के बाद वो इस महिला को घास काटते हुए देख रहा था। वो जानता था कि ये महिला अकेली है और इसके बचाव के लिए यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। वो झाड़ियों में से बाहर निकला। वो महिला जो घास काट रही थी, उसे अपने पीछे किसी जानवर के आने का आभास हो गया। उसने पीछे पलट कर देखा
तो वो बड़ा सा लेपर्ड उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। ये महिला एकदम घबरा गई और वो घास काटने वाली दराती से लेपर्ड को डराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लेपर्ड कहाँ डरने वाला था। लेपर्ड उस महिला की तरफ बढ़ा। लेपर्ड को अपने और पास आता देख ये महिला और डर गई और वो वहाँ से भागने लगी। दोस्तों, किसी भी आदमखोर का अगर सामने से मुकाबला किया जाए तब आपके बचने के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार आदमखोर को अपनी पीठ दिखा दी तब वो समझ जाता है कि ये इंसान उससे डर रहा है और तब वो आपको निश्चित ही मार देगा। महिला ने अगर उस लेपर्ड का सामने से मुकाबला किया होता तो हो सकता है कि वो बच गई होती, लेकिन उसके वहाँ से भागने के कुछ ही सेकंड्स में लेपर्ड ने महिला के ऊपर छलांग लगा दी। लेपर्ड का भार अपने ऊपर पड़ते ही महिला मुंह के बल गिरी और लेपर्ड ने महिला की गर्दन को अपने मुंह में दबाकर मरोड़ दिया। महिला के गले की हड्डी तुरंत ही टूट गई और उसकी मौत हो गई। लेपर्ड को इस महिला को मारने में कुछ ही सेकंड्स का समय लगा होगा। उसके बाद लेपर्ड ने महिला के शरीर पर से पेट भर के मांस खाया। महिला के परिवार वाले शाम के समय जब अपने दैनिक कार्यों से खाली हुए तब उन लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि अभी तक वो महिला घर क्यों नहीं पहुंची। शाम होते होते लोगों ने महिला को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें उस रात महिला की लाश नहीं मिली। अगली सुबह उन्हें गुफा में महिला की लाश मिली। लेपर्ड ने महिला के शरीर से बहुत सारी चीज़ें खा ली थी। लोगों को वहाँ पर उस महिला का सर और पैर ही मिले। उन लोगों को गुफा के आसपास लेपर्ड के पैरों के निशान नहीं मिले, इसलिए किसी को ये नहीं पता चल पाया कि ये करिस्तानी किसी लेपर्ड की है या फिर किसी बाघ की है। हालांकि इस महिला के मारे जाने के बाद आसपास के सभी क्षेत्रों में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। इससे पहले किसी भी आदमखोर की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन इस घटना के बाद पहली बार लोगों के मन में आदमखोर जानवर का डर पैदा हुआ। उसके बाद 16 तारीख को एक और महिला घास काटने के लिए जंगल में गई हुई थी। जो लोग जोशीमठ गए हैं उन लोगों को ये पता होगा कि जोशीमठ के ठीक सामने एक पहाड़ है और इस पहाड़ को हाथी पहाड़ भी कहा जाता है। ये महिला इसी हाथी पहाड़ पर घास काटने के लिए गई हुई थी। तभी इस लेपर्ड ने इस महिला को भी मार डाला था। इस महिला के परिवार वालों को भी इस महिला के शरीर के कुछ ही भाग ढूंढने पर मिले थे। 3-4 दिन के भीतर ही इस लेपर्ड ने 2 औरतों को अपना शिकार बना लिया था। उसके बाद भी ये लेपर्ड रुका नहीं। उसने 3-4 घटनाओं में बाइक सवारों पर भी हमला किया। लेपर्ड का आतंक बढ़ते जा रहा था। जिन लोगों को इसने घायल किया था उन लोगों को भी ठीक होने में काफ़ी हफ्तों का समय लगा। इसी वजह से वहाँ के लोगों ने इस लेपर्ड को जिंदा पकड़ने या फिर मारने के लिए फॉरेस्ट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द इस आदमखोर को या तो मार दिया जाए या फिर जिंदा पकड़ लिया जाए, नहीं तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो अपने परिवारों के साथ इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर इस लेपर्ड को मारने का बहुत दबाव था। तभी वहाँ पर एक और घटना घटी और इस घटना ने कहानी को एक नया मोड़ दिया। जिस हाथी पहाड़ के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस हाथी पहाड़ पर कुछ साधु रहा करते थे। दीन दुनिया से बैरागी ये साधु संत वहाँ पर भजन कीर्तन किया करते थे। इन लोगों ने कुछ गायों को भी पाला हुआ था। जिस समय यात्रा प्रारंभ होती थी तब यहाँ पर बहुत सारे साधुओं का जमावड़ा लगता था, लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद वहाँ पर गिने चुने साधु ही बचे थे। उन्हीं साधुओं में से एक साधु अपनी गाय के लिए घास काटने विष्णुप्रयाग पुल के पास गया हुआ था। उसके बाद वो साधु वहाँ वापस नहीं लौटा, ना ही उस साधु का मरा शरीर मिला। सब लोगों को लेपर्ड पर ही शक हुआ, क्योंकि तब तक सब लोग जान चुके थे कि यहाँ पर एक आदमखोर लेपर्ड एक्टिव है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गांव के आसपास और मुख्य सड़क के किनारे ट्रैप कैमरा लगाए थे, जिनमें इस आदमखोर लेपर्ड की तस्वीरें कैद हो गई थी। हालांकि वहाँ पर 3-4 लेपर्ड थे, लेकिन यही एक ऐसा लेपर्ड था जो सड़क के किनारे सबसे ज़्यादा बार देखा गया था। वहाँ के एसडीओ ने लखपत सिंह से फ़ोन पर बात की और उन्हें पहुँचने के लिए कहा। 19 तारीख को लखपत सिंह अपने साथी वीरेंद्र के साथ जोशीमठ पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने
अपना सर्च अभियान शुरू किया। उन्हें ये जानकर बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस जगह पर एक से ज़्यादा लेपर्ड के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। इतने सारे लेपर्ड में सिर्फ उस आदमखोर लेपर्ड को पहचानना और उसी समय उसे गोली मारना बहुत कठिन काम था। तभी लखपत सिंह को पता चला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा आदमखोर के लिए जगह जगह पर ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। उन्हीं कैमरों में से एक कैमरे में आदमखोर लेपर्ड की तस्वीरें कैद हो गई थी। इसलिए लखपत सिंह ने वहाँ के फॉरेस्टर से उस लेपर्ड की कुछ तस्वीरें मांगी, जिस लेपर्ड पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शक था कि यही आदमखोर है। उन तस्वीरों में दिख रहा वो लेपर्ड बहुत बड़ा था और देखने से वो एक मेल लेपर्ड लग रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस लेपर्ड पर शक इसलिए भी था क्योंकि यह अक्सर मुख्य सड़क के आसपास ही देखा गया था। कुछ दिन पहले जो साधु वहाँ से गायब हुआ था, अभी तक उसकी लाश नहीं मिली थी। इसलिए लोगों के अंदर इस घटना को अंजाम देने का शक लेपर्ड पर ही था। लखपत सिंह ने भी उस साधु की लाश को खोजने का बहुत प्रयास किया। वो विष्णुप्रयाग पुल से काफ़ी दूर दूर तक उस साधु की लाश को खोजते रहे, लेकिन साधु की लाश नहीं मिली। एक रात जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उन्हें एक जगह पर बहुत सारे भालू दिखाई दिए। ये सभी भालू नगर पालिका द्वारा फेंके गए कूड़े के पास दिखे थे, जिसका मतलब कि ये कूड़े में से अपने खाने लायक चीज़ों को छाट कर खा रहे थे। लखपत सिंह को ये देखकर इन भालुओं पर बहुत दया आई। ये भालू इंसानों द्वारा फेंके गए कूड़े में से अपना खाना खा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत वहाँ के फॉरेस्ट वालों से भी की। उन्होंने उनसे कहा कि ये नगर पालिका के लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं और उस गंदगी में से जंगल के जानवर अपना खाना खा रहे हैं, जिसके कारण जंगल के जानवर बीमार पड़ सकते हैं। लखपत सिंह के शिकायत करने के बाद वहाँ पर कूड़ा फेंकना बंद कर दिया गया। अगले 3-4 दिनों तक लखपत सिंह पूरे मन से इस लेपर्ड को खोजते रहे। उन्हें 1-2 बार लेपर्ड दिखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी लेपर्ड आदमखोर लेपर्ड की तरह नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने उन पर गोली नहीं चलाई थी। लखपत सिंह को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जिस आदमखोर की तस्वीरें मिली थी, उन तस्वीरों में अधिकतर ये लेपर्ड सड़क किनारे बने पैराफिट पर बैठा हुआ नजर आता था। रात में अधिकतर ये लेपर्ड सड़क के किनारे बने पैराफिट पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता था। लेपर्ड के इस व्यवहार के कारण लखपत सिंह को एक बात ये पता चली कि ये लेपर्ड कोई नया आदमखोर लेपर्ड नहीं था, बल्कि ये बहुत पहले से लोगों को मार रहा था। लेकिन ये उन्हीं लोगों को मारता था जो उस सड़क से पैदल गुजरते थे। यात्रा शुरू होने के बाद इस जगह पर कई सारे पैदल यात्री आते हैं। ये लोग देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और उनकी सटीक गिनती नहीं होती है। इसलिए कितने लोग इस यात्रा पर आए और कितने लोग सकुशल वापस लौटे, इसका कोई भी डाटा सरकार के पास नहीं होता है। मान लीजिए आप एक साधु हैं और आप इस यात्रा पर जा रहे हैं। आपके साथ कोई नहीं है। ये यात्रा दिन और रात दोनों में चलती है। हालांकि रात में लोग यात्रा करने से बचते हैं, लेकिन फिर भी अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए अंधेरा होने के बाद भी कुछ घंटे लोग चलते हैं। इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये लेपर्ड सड़क किनारे बैठा रहता था और जब भी कोई अकेला साधु या संत वहाँ से गुजरता, तब वो उसका शिकार कर लेता। इस तरह ये लेपर्ड इंसानों को मार भी देता और किसी को पता भी नहीं चलता। लखपत सिंह ने अनुमान लगाया कि इस लेपर्ड ने कई सारे लोगों को पहले भी अपना शिकार बनाया होगा, तभी तो यात्रा बंद होते ही इसने एक महिला को अपना शिकार बना लिया था। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लेपर्ड ने यात्रा खत्म होने के बाद ही इंसानों को मारना शुरू किया। वो तो शुक्र है कि ये महिला लोकल की थी, जिससे इन लोगों को लेपर्ड के बारे में पता चल सका। इन वीडियो के आधार पर लखपत सिंह ने अपनी योजना में कुछ बदलाव किया। अभी तक वो दिन के समय में पैदल ही लेपर्ड की तलाश में निकल जाते थे, लेकिन अब उन्होंने तय किया कि वो रात में गाड़ी से गोविंद घाट और जोशीमठ के बीच में पेट्रोलिंग करेंगे। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उन्हें वो लेपर्ड सड़क किनारे ही बैठा मिल जाएगा। एक शाम हल्का खाना खाने के बाद लखपत सिंह अपने साथी वीरेंद्र के साथ गाड़ी में बैठकर पेट्रोलिंग के लिए निकल गए। वो लोग पूरी रात जोशीमठ से गोविंद घाट तक कई बार अप डाउन करते रहे, लेकिन उन्हें लेपर्ड नहीं मिला। पूरी रात जागने के बाद भी उस रात उन्हें लेपर्ड नहीं दिखा। उसके अगले पूरे दिन उन्होंने आराम किया और शाम को हल्का खाना खाकर ये लोग फिर से लेपर्ड को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी से पेट्रोलिंग पर निकल गए। विष्णुप्रयाग पर बने पुल को पार करते समय
पुल से बाहर निकलते ही दाहिने तरफ एक चट्टान थी। तब तक लखपत सिंह को ये बात नहीं पता थी कि ये लेपर्ड इसी चट्टान पर बैठकर पुल पार करने वाले लोगों पर नज़र रखता था। हालांकि रात में पेट्रोलिंग करते समय वो कई बार इस जगह से गुजरे थे, लेकिन उन्हें लेपर्ड नहीं दिखा था। दरअसल वहाँ पर एक मोड़ था, जिसके कारण जब भी ये लोग उस जगह से गुजरते तब उनका ध्यान उस मोड़ पर ज़्यादा जाता था, जबकि वो उस चट्टान के ऊपर नज़र नहीं रखते थे। उस रात भी जब ये लोग गोविंद घाट से वापस आ रहे थे तब गाड़ी में सामने वीरेंद्र बैठा था। लखपत सिंह रावत पीछे की सीट पर बैठे थे और गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। वीरेंद्र सामने से टॉर्च चमकाकर लेपर्ड को खोजने की कोशिश कर रहे थे। जब ये लोग उस मोड़ पर पहुंचे तब गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में लेपर्ड की आंखें उसी चट्टान के ऊपर चमक गई, लेकिन अभी भी लखपत सिंह और वीरेंद्र ने लेपर्ड की आंखें चमकते हुए नहीं देखी थी, बल्कि उस चट्टान पर सिर्फ ड्राइवर की नज़र गई। ड्राइवर ने एकदम अचानक से गाड़ी रोक दी। उसने वीरेंद्र से कहा कि भाई साहब वो देखो लेपर्ड। वीरेंद्र ने तो तब तक लेपर्ड को नहीं देखा था, इसलिए वो किसी दूसरी जगह की तरफ टॉर्च करके बोलने लगा कि वहाँ कोई लेपर्ड नहीं है। ड्राइवर ने वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा कि अरे भाई, तुम गलत जगह देख रहे हो, सामने देखो चट्टान के ऊपर। चट्टान के ऊपर लेपर्ड की आंखें चमक रही थी। वीरेंद्र ने सामने चट्टान के ऊपर देखा तो सच में वहाँ पर एक लेपर्ड बैठा हुआ था जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। तब तक लखपत सिंह भी जान गए थे कि सामने की तरफ वीरेंद्र और ड्राइवर ने लेपर्ड को देख लिया है। उन्होंने वीरेंद्र से कहा कि तुम टॉर्च को इसी तरह लेपर्ड पर किए रहो ताकि लेपर्ड को कोई शक ना हो, उसे ऐसा लगे कि कोई सामान्य आदमी उस तरफ टॉर्च जला रहा है। लखपत सिंह ने बहुत धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने लेपर्ड पर अपनी राइफ़ल को एम किया। टॉर्च की रोशनी में लेपर्ड एकदम साफ दिख रहा था। लखपत सिंह ने लेपर्ड के सीने को एम करते हुए गोली चला दी। गोली लगते ही ये लेपर्ड पीछे गिरने की बजाय सामने सड़क की तरफ ही लुढ़कने लगा। लेपर्ड सड़क पर आ गिरा था। नीचे गिरने के बाद लेपर्ड के शरीर में जितनी जान बची थी वो अपनी पूरी जान जुटाकर फिर से खड़ा हुआ और धीरे धीरे सड़क को पार करने लगा। लखपत सिंह ने जब देखा कि लेपर्ड के शरीर में अभी भी जान बची है और वो उठकर खड़ा हो गया है, उन्होंने तुरंत अपनी राइफ़ल को फिर से लोड किया और दूसरी गोली भी लेपर्ड पर चला दी। दूसरी गोली लेपर्ड को उस समय लगी जब वो सड़क को पार कर चुका था और उसके बाद वो तीखी ढलान में जाने वाला था। दूसरी गोली लगते ही लेपर्ड उसी तीखी ढलान में गिरते गया। अब वो लेपर्ड लखपत सिंह को नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ पर एक बारात की गाड़ी भी पहुँच गई। उन लोगों ने जब लखपत सिंह को राइफ़ल के साथ वहाँ देखा तो वो लोग भी अपनी गाड़ी रोककर लखपत सिंह के पास आ गए। पूछने पर लखपत सिंह ने उन्हें बताया कि अभी अभी उन्होंने एक आदमखोर लेपर्ड को गोली मारी है। लखपत सिंह ने अपने साथी वीरेंद्र से कहा कि हम लोग नीचे ढलान की ओर टॉर्च करके देख सकते हैं कि वो लेपर्ड वहाँ पर मरा पड़ा है या नहीं। बाकी के लोगों से उन्होंने कहा कि वो लोग पीछे ही रहें। लखपत सिंह और वीरेंद्र आगे आगे सड़क पार करके उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उस लेपर्ड को दूसरी गोली लगी थी। उन्होंने टॉर्च को नीचे ढलान में जलाकर देखा तो वो लेपर्ड वहाँ मरा पड़ा था। वो लेपर्ड सड़क से 15-20 फीट नीचे ही था, जहाँ पर बारात में शामिल अन्य लोग नीचे उतरे और वो लेपर्ड की लाश को सड़क पर ले आए। तब तक लखपत सिंह ने वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी ये सूचना दे दी थी कि उन्होंने आदमखोर लेपर्ड को मार डाला है। थोड़ी देर में वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक जीप भी पहुँच गई। लेपर्ड की लाश को गाड़ी में लोड करके फॉरेस्ट ऑफिस लाया गया। उसके बाद अगली सुबह उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए कुपेश्वर ले जाया गया, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होना था। इस लेपर्ड के आदमखोर बनने की मुख्य वजह इसके शिकारी दांतों का टूटना था, जिसकी वजह से यह अपने शिकार पर पकड़ नहीं बना पा रहा था और अपनी भूख को शांत करने के लिए इसने इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया था। लेपर्ड के मारे जाने के बाद अगले दिन घास काटने वालों को उस साधु बाबा की एक टांग और हाथ भी मिल गया था। शुरुआत में लखपत सिंह लेपर्ड को पैदल पैदल सड़क से बहुत दूर दूर तक खोज रहे थे, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत था। इस लेपर्ड ने अपने अंतिम मानव शिकार उस साधु को सड़क के किनारे ही मार डाला था और उसने वहीं पर इस साधु को खाया भी था। ये लेपर्ड दिन प्रतिदिन
बहुत खतरनाक होता जा रहा था और आने वाले समय में ये जोशीमठ के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इसने सिर्फ 3 लोगों को ही अपना शिकार बनाया था, लेकिन लखपत सिंह का मानना था इस लेपर्ड ने यात्रा के समय भी बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया होगा, जिनकी गिनती सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी, ये नवंबर 2010 में घटित हुई थी। ठीक 6 साल बाद यहाँ पर फिर से एक आदमखोर एक्टिव हुआ था। उसे भी लखपत सिंह रावत जी ने ही मारा था। वो कहानी मैं आपको किसी अन्य दिन सुनाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी भी पसंद आई होगी। जाते जाते मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अब तो आप लोगों ने भी कई सारे आदमखोरों की कहानियाँ सुन ली हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आदमखोरों को तुरंत ही जिंदा मार देना चाहिए या फिर उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें रेस्क्यू सेंटर में भेजा जा सके? अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब समय हो चला है अपने कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर्स का नाम लेने का, जो चाहते थे कि मैं अगली वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँ। उनके नाम हैं मनोज पिखाले, शुभम शर्मा, आनिंदय, रोहन उड़ीसा से, महेंद्र कुमार साहू छत्तीसगढ़ से, साहिल हरियाणा से, किशोर कुमार नागेश छत्तीसगढ़ से, नारायण पटेल छत्तीसगढ़ से, मोनू सहल रामपुर से, इमरान मीरानी सिंध पाकिस्तान से, हैनकुआर टूडू वेस्ट बंगाल से, दीपक विजयपुर कर्नाटका से, रविशंकर रायबरेली से, रोहित मरांडी झारखंड से, रोहन रामपुर से, अली वारिस और तपसी ठाकुर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए एक से एक रोमांचक कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।